स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ। मैं दिव्यांशी और आज एक ऐसी कहानी से आप सभी को रूबरू कराने जा रही हूँ जो कहते हैं कि हाईली डिमोटिवेटेड अटेम्प्ट से एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट। हमारे साथ गोरखपुर से जुड़े अर्पित गुप्ता, जिन्होंने सिक्योर किया है रैंक 54 इन UPSC CSE 2021। वेलकम अर्पित टू स्टडी IQ and lots of congratulations. Thank you, Devyanshi, and it's an honor actually to be interviewed by you because you have been like a family member to me. So I would seek a great conversation here. Absolutely, and it's a pleasure and it's a very proud moment to have you today. So Arpit, you've always dreamt of becoming an IAS officer. और जब आज ये सपना पूरा हो चुका है, you are in the list and soon going to be an IAS officer. How is the feeling? So first of all, I would say that the feeling was not of too much excitement when the result came. I was a bit relieved कि अब अगला prelims नहीं देना है, and that was one of the biggest happiness I could at that time have. तो I was very happy कि 5 जून को मुझे prelims नहीं देना है because the prelims was a week away. After that धीरे धीरे जो selection वाली feeling है that started sinking in. And finally, I would say that it feels great to be an officer. But since I have been meeting a lot of officers who are already in service, so I have realized that it is a very responsible service and it's a very responsible job to be in. So I would try to personally, I'm trying to prepare myself for that tough job. जैसे कहते हैं ना कि it's a beautiful end to a very magical beginning. तो शायद आप उसी की बात कर रहे हैं कि now the journey starts. तो yes, actually अभी जो beginning है 2 महीने पहले से जो शुरू हुई है career वाली, that has been a bit you can say challenging. अभी तक तो ऐसा कोई challenges face नहीं किए हैं, but challenging in the sense कि कहीं ना कहीं काफ़ी सारी चीज़ें सीख रहा हूँ और बहुत अचानक से सीख रहा हूँ because as an aspirant I was सिंपल पर्सन, मैं एकदम जो है आम आदमी की तरह था और कहीं ना कहीं किसी को मुझसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी, बहुत ज़्यादा लोग मेरे से कॉन्वर्सेशन नहीं कर रहे थे। बट अब मेरा जो इंटरेक्शन है लोगों से वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अभी से आनी शुरू हो गई हैं। और आई वुड से कि एक जो जर्नी है अभी आगे करियर की, उसको लेकर के मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ और थोड़ा डर भी है क्योंकि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसको निभा पाने की जो एक रहती है अंदर आकांक्षा की हाँ निभा लेंगे अच्छे से, वो भी एक मोटिवेट कर रही है आगे बढ़ने के लिए। So Arpit, as you say कि बहुत ही आम आदमी की कहानी है, तो शायद बहुत सारे लोग आज आपको देख रहे हैं जो आज कैमरे के उस तरफ हैं, but they aspire to be on this side of the camera at your place. तो जो आम से खास बनने की कहानी है उसको आज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं सभी को अर्पित के बारे में बता दूं, इज एन alumni of IIT रुड़की और ही वर्क फॉर सम टाइम इन अ कॉर्पोरेट, बट सपना था हमेशा से IAS बनने का। ही लेफ्ट द जॉब एंड स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। तो बात तो कर रहे हैं कि सपना पूरा हो चुका है, बट व्हाट मोटिवेटेड यू कि आप इस तरफ आए सिविल सर्विस, बिकॉज बहुत बहुत बड़ा एग्जामिनेशन है ये। कहीं ना कहीं काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी हमारे आसपास में चल रही होती हैं, सो काफ़ी सारे लोगों को वो इंस्पायर करती हैं, काफ़ी सारे लोगों को वो इंस्पायर नहीं करती हैं। तो मैंने भी अपने आसपास में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ देखी हैं, बहुत सारे इश्यूज़ देखे हैं। एजुकेशन सेक्टर वाज वन ऑफ द इश्यूज़ विच आई सॉ, जो हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट भी करता है बिकॉज वी आर नॉट फ्रॉम अ वेरी फॉरवर्ड एरिया। अभी दिस होल एरिया इज अ बिट बैकवर्ड इफ वी सी फ्रॉम एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस वजह से कहीं ना कहीं मैं कोशिश करता था कि इस चीज़ में क्या चेंजेस लाए जा सकते हैं उनके बारे में सोचने की। तो अब सिंस अभी हम लोग यही जानते हैं कि कहीं ना कहीं जो सिस्टम को चेंज करने वाली पॉलिसीज़ हैं, जो सिस्टम में अच्छे पॉजिटिव चीज़ें लाने वाली पॉलिसीज़ हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स फ्रेम करते हैं। तो वहाँ पे जाने की एस्पिरेशन वहीं से स्टार्ट होती है और जो इंस्पिरेशन रही है वो कहीं ना कहीं हर इश्यूज़ हैं जहाँ पे मैंने लोगों को स्ट्रगल करते हुए देखा है, जहाँ पे मैंने खुद के पेरेंट्स को या फिर मैंने खुद स्ट्रगल किया है उन सिचुएशंस पे। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए थी, एंड प्रोबेबली जो गवर्नेंस है फ्रॉम द साइड ऑफ ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस, जो पब्लिक सर्वेंट हैं उनके साइड से अच्छी हो सकती थी। तो आई वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट एंड दैट्स व्हाट मोटिवेटेड मी टू बी हियर।
और लिविंग माय जॉब वाज अ बिट डिफिकल्ट, माइट बी अ बिट डिफिकल्ट कहीं ना कहीं, क्योंकि एक वेल सेटल्ड लाइफ छोड़ करके आना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैंने वो जॉब जल्दी छोड़ दी ताकि उसकी आदत ना पड़ जाए। तो इसीलिए जॉब छोड़ने के बाद आई वाज नेवर डीमोटिवेटेड कि जॉब छोड़िए तो ऐसा है या फिर वैसा है, क्योंकि आई न्यू कि कहीं ना कहीं जो चीज मैं जिस पर्पज के लिए आगे बढ़ रहा हूँ वो पर्पज बहुत ही प्योर है, तो आई शुड वर्क फ्रॉम माई होल हार्ट। और कहीं ना कहीं गॉड गेव मी दिस अपॉर्चुनिटी वेरी अर्ली, क्योंकि गॉड ऑल्सो वांट समथिंग फ्रॉम मी। I am sure and the nation is looking forward कि आप किस तरीके से you are going to help in the governance, the good governance I would say. But जैसे आपने कहा कि जॉब जल्दी छोड़ दिया, you come from a very premium institution, everybody looks to IIT और वहाँ से you well settled in a job. कहीं ना कहीं ये सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा होता है कि जॉब छोड़ रहे हैं, अगर नहीं हुआ तो you always knew कि I have to clear the examination. पर्सनली आई वुड से किसी फियर सबके अंदर होता है कि नहीं क्लियर किया तो क्या होगा, बट क्योंकि आपका पर्पस बहुत क्लियर है, आपका पर्पस कभी ये नहीं था कि जॉब में आने के बाद आपको क्या चीजें मिलने वाली हैं, आपका पर्पस हमेशा से ये था कि जॉब मिलने के बाद आपको कौन सी चीजें करनी है। तो एक चीज मेरे अंदर हमेशा रहती है कि अगर नहीं क्लियर हुआ तो व्हाट आई कैन डू, तो वो आप अगर उस तरह से सोचना शुरू करते हो तो प्रेशर बहुत कम फील होता है। मेरे अराउंड जो भी लोग हैं, any person gets to talk to them, तो वो हमेशा यही बोलेंगे कि मैंने कभी भी प्रेशर में नहीं रहा हूँ, क्योंकि प्रेशर में वो रहता है जो कहीं ना कहीं इस एग्जाम से बहुत कुछ मांग रहा है या इस एग्जाम को क्लियर करके बहुत कुछ पाना चाहता है। मेरा हमेशा ये एम रहा है कि इस एग्जाम को क्लियर करके क्या चीजें मैं चेंज कर सकता हूँ या कब क्या पॉजिटिव चीजें मैं लेके आ सकता हूँ, तब प्रेशर फील नहीं होता है, क्योंकि तब हम हाईली मोटिवेटेड रहते हैं कि करेंगे पॉजिटिवली कुछ, अगर क्लियर कर लिया तो, नहीं क्लियर किया तो भी कुछ अपने एंड से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो ये अप्रोच हमें प्रेशर फील नहीं कराता है, ये अप्रोच हमें हमेशा ये फील कराते रहता है कि हम जो कर रहे हैं वो पर्पस सही है, इसलिए हमें कहीं ना कहीं हर जगह से लोग हेल्प करेंगे। So I think you always knew कि it's not the process, but you have to trust in your passion, and I think that has followed you for this beautiful result that we have today. राइट, और आई वुड से कि प्रोसेस का बहुत बड़ा रोल है। आई पर्सनली लव MS धोनीज कैरेक्टर, द काम एंड कूल पर्सन वी ऑल नो, बट MS धोनी की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो आई वुड सजेस्ट एवरीवन टू सीक इन वनसेल्फ इज कि दैट पर्सन बिलीव्स इन प्रोसेस। वो कभी डरते नहीं है, ही नोज कि सामने वाला पर्सन भी फियर फील कर रहा है। तो आई यूज्ड टू हैव दिस माइंडसेट इन दिस होल एग्जाम। जब भी मुझे डिप्रेशन फील होता था या स्ट्रेस फील होता था कि यार एवरीबॉडी एल्स इज हैविंग इट, इवन द रैंक वन, हु शुड एवर बी द रैंक वन, he or she will also be feeling this same pressure। तो ये मुझे मोटिवेट करते रहता था हर मोमेंट पे कि जब एवरीबॉडी इज फीलिंग सो, व्हाई शुड आई बी नेगेटिव अबाउट माई सेल्फ। तो इस तरीके का अप्रोच जो है वो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से सीखने को मिलता है। he has been in those crunch situations and everybody knows what all is said of him कि जब भी he is on the strike, pressure is always on the bowler। तो why is that? Because he has that kind of attitude, so we need to develop that kind of attitude in this exam। जब भी पेपर आए, प्रीलिम्स का या कोई भी पेपर आए, तो डिफिकल्ट क्वेश्चन देखने में सबसे पहला थॉट ये नहीं होना चाहिए कि हमसे होगा या नहीं, सबसे पहला थॉट ये होना चाहिए कि हमारे कॉम्पिटिटर्स से होने वाला है या नहीं, बिकॉज दिस एग्जाम इज एनी डे अ कॉम्पिटिशन वेयर यू हैव टू एक्सेल अमॉन्ग्स द पीपल हु आर कंटेस्टिंग। तो वही है, दैट्स हाउ द थॉट प्रोसेस हैज बीन। एंड आई थिंक कई बार तो ऐसा होता है कि प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन है नहीं आ रहा है और आपको नहीं आ रहा है, आप ये सोच के डिमोटिवेट हो जाते हैं कि अब तो पेपर ही खराब हो गया। एग्जैक्टली, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। इनफैक्ट हर साल आई हैव गिवन 2 प्रीलिम्स, तो 2020 में और 2021 में। 2020 में एग्रीकल्चर के काफी सारे क्वेश्चंस आए थे, फिर 2021 में आए थे स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस और कुछ रैंडम साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस जिनका हमको जीरो, एज एन इंजीनियर जीरो आइडिया होता है। तो मेरा अप्रोच ये नहीं था कभी भी कि अच्छा मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, या फिर स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है तो ये मुझे नहीं आ रहा है, या फिर 2020 में एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है मुझे नहीं आ रहा है। आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक यार जो भी इंसान बैठा है, सिंस आई एम वेल प्रिपेयर्ड, तो सबका यही हाल होगा। और क्योंकि मैंने जो लोग क्लियर कर चुके हैं उन लोगों को देखा था, तो मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस भी रहता था कि मैंने देखा है वो लोग एग्जाम में भी यही सोचते हैं और फिर क्लियर कर लेते हैं। तो वो जो एक कॉन्फिडेंस रहता है ना आपके अंदर अबाउट योरसेल्फ,
और रियलिटी आपको पता होती है कि क्या है, तो वो बहुत हेल्प करती है एग्जाम टेम्परामेंट डेवलप करने में। और एग्जाम के टाइम पे जब स्ट्रेस और पैनिक फील होता है, सबसे ज्यादा पैनिक होता है कि 4 क्वेश्चन लगातार आ गए एंड यू आर नॉट एबल टू सॉल्व अ सिंगल क्वेश्चन, तो फिर फील होने लगता है कि यार अब लग रहा है प्रीलिम्स नहीं होगा। आई सीरियसली स्टार्टेड लुकिंग एट द पेपर और पहले 6 क्वेश्चन आई डिड नॉट हैव आउट ऑफ आइडिया। आई वेंट एट द लास्ट पेज, 100th क्वेश्चन उठाया और वहां से अटेम्प्ट करना शुरू किया। फिर 3-4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद फिर आई सॉ कि 2-3 क्वेश्चंस हैं जो टफ हैं। आई वेंट टू द मिडिल ऑफ द पेपर, 51 से अटेम्प्ट करना शुरू किया, तब जाके मुझे कंफर्ट मिला। तो अपने आप का कंफर्ट ढूंढना जरूरी है, rather than पैनिकिंग। देखो कि क्या अच्छा है पेपर में आपके लिए, समथिंग इज देयर फॉर एवरीवन। तो वही जो लोग जो एग्जाम टेम्परामेंट से डील करते हैं चीजों को, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की कॉन्फिडेंस रखते हैं खुद पे, वो गेम खेल लेते हैं एग्जाम। एंड आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपने जैसे बताया कि पहले 6 नहीं आए, फिर 100 से शुरू किया, फिर 51, तो उस समय जो जैसे कहना आर्ट ऑफ टेकिंग द एग्जामिनेशन, आई थिंक दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अर्पित, आपने 2 अटेम्प्ट दिया हुआ है, तो उन दोनों अटेम्प्ट की जर्नी की हम चर्चा करेंगे। और जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया कि एक डिमोटिवेटेड अटेम्प्ट से एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट की कहानी आपकी रही है। तो पहले अटेम्प्ट जिसको अर्पित कहते हैं, इट वाज अ डिमोटिवेटेड अटेम्प्ट, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। तो मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में व्हाट हैपेंड वाज कि आई वाज स्ट्रगलिंग विद माय हेल्थ continuously at the prelim stage also, then at the main stage also. At main stage वो थोड़ी बड़ी चीज हो गई because I was struggling with chicken pox 20 days before the exam, और अब एग्जाम के 1-2 दिन पहले I was fit। फिर जब मैं वापस दिल्ली गया, क्योंकि मेरा सेंटर दिल्ली में था मेंस का, तो जैसे ही मैं वापस दिल्ली पहुंचा मेंस देने के लिए, तो I was again ill, तो मुझे निमोनिया हो गया। एंड अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे ये पेपर छोड़ना चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि आप अगर अंदर से अच्छा फील नहीं कर रहे होते तो आप पेपर को लेकर पॉजिटिव नहीं हो सकते, क्योंकि आप खुद को लेकर के नेगेटिव हो। यू डोंट नो कि नेक्स्ट डे आपको क्या हो जाए, क्योंकि यू हैव सीन दैट 20-25 डेज वाला फेज जहां पे यू आर इल एंड यू डिड नॉट स्टडी, तो एक नेगेटिव फीलिंग आपके अंदर ऑलरेडी डेवलप हो चुकी होती है। उसके बाद लाइक पीपल सजेस्टेड कि नहीं अटेम्प्ट देना है, सीनियर्स मोटिवेटेड, घर से सब लोगों ने पुश किया कि नहीं पेपर दे देना है, लिख के देखो एक बार, बिकॉज पहला अटेम्प्ट है, पहली बार मेंस लिखने को मिल रहा है, तो एक बार एक्सप्लोर तो कर लो कि क्या है। पहले अटेम्प्ट एग्जाम मैक्सिमम लोग का क्लियर, मैक्सिमम क्या 2-4 लोगों को छोड़ के किसी का नहीं क्लियर होता है, तो ये तो सोचना ही नहीं है कि क्लियर करना है, जाके लिख के आओ। तो आई वॉज हाईली डिमोटिवेटेड व्हाइल गिविंग माई फर्स्ट मेंस पेपर्स। इनफैक्ट एवरी टाइम आई यूज्ड टू कम एवरेज पेपर करके आता था, और ऐसे फ्लैटमेट से मैं यही बोलता था कि लिख दिया है बस, ठीक है। तो थ्रू आउट द पेपर यही किया मैंने, एंड व्हेन मेंस का रिजल्ट आया तो माय रोल नंबर वाज नॉट देयर इन द लिस्ट। तो आई वाज ऑब्वियसली डिप्रेस्ड, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस ना भी हो तब भी नहीं क्लियर होने का एक दुख होता है। तो आई वाज लॉट वेरी सैड कि नहीं हुआ एटसेट्रा। आई वाज अ बिट स्ट्रेस्ड टू फॉर 10-15 डेज। फिर धीरे धीरे आई गैदर्ड दिस करेज, सेल्फ डाउट वाला फेज आता है, वो सबको हैंडल करके फाइनली आई स्टार्टेड अगेन। जब सितंबर 2021 में मुझे ये पता चला कि आई मिस द कट ऑफ बाय 1 सिंगल मार्क, तो दैट वाज गेम चेंजर फॉर मी, क्योंकि उसके 10-12 दिन बाद प्रीलिम्स था अगला, और मुझे 12 दिन पहले ये पता चलता है कि लास्ट अटेम्प्ट में आई मिस्ड बाय अ सिंगल मार्क, जबकि मैंने ऐसे हालत में पेपर दिया है। अब क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा मेहनत उस बीच में कहीं ना कहीं नहीं करी थी, तो मुझे ये मालूम था कि इनफैक्ट मैं मेरी पिछली प्रिपरेशन के लेवल पे ही अगर बिना हेल्थ खराब किए दे दूं तो एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो I did not put a lot of hard work. What I did was I tried to keep myself healthy और अपने आप का mindset अपना मस्त रखने की कोशिश की। तो I also faced a bit of issues in second attempt also. Second mains के पहले भी I faced a bit of personal issues. पर उसके बावजूद, क्योंकि I was positive about myself, I had seen कि क्या learnings रही हैं मेरी पहले attempt में। In second attempt, after all the issues I faced, I wrote a good exam. मतलब ऐसा था कि मैं पेपर दे के बहुत positive feel करता था। मुझे नहीं मालूम था पेपर अच्छे हो रहे हैं या नहीं, बट आई यूज्ड टू फील वेरी पॉजिटिव कि लिख दिया है। पहले पेपर में आई गॉट पैनिक्ड एंड मैंने अपने कॉपी के नंबर की जगह रोल नंबर भर दिया। ओके, इन माय फर्स्ट पेपर ऑन एसए फर्स्ट डे पे, ठीक है। पर मैं उस चीज को लेके बिल्कुल नेगेटिव नहीं हुआ। मतलब आई टोल्ड द एग्जामिनर थोड़ी देर बाद कि यार मैंने गलत भर दिया सर, तो उन्होंने बोला कि कोई इशू नहीं है, कॉपी चेक हो जाती है, एंड ऑब्वियसली कॉपी चेक हुई, दैट्स व्हाई आई एम हियर। तो आई सेड कि ओके सर, देख लेना क्या करेक्ट करना है। उन्होंने बोला मैं अपने पास से लिख के भेज दूंगा उसकी परेशानी, और इन्विजिलेटर वाज वेरी कोऑपरेटिव, तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, विल सी।
तो इस तरह की चीजें फेस करने के बावजूद रेगुलरली पॉजिटिव रहा हूं मैं कि कोई इशू नहीं है। सेकंड अटेम्प्ट आई वाज हाईली मोटिवेटेड व्हेन आई वेंट टू इंटरव्यू। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक बंदे से मैंने पूछा कि मैम इज चिल, तो ही सेड कि हाँ चिल। आई वाज नॉट टेकिंग अ सिंगल ऐसे अमाउंट ऑफ स्ट्रेस कि क्या होना है, कुछ कोई स्ट्रेस नहीं था। मैं था कि जाके दे देंगे, जो होगा होगा। एंड आई गॉट वेरी गुड मार्क्स इन इंटरव्यू बिकॉज ऑफ दैट। तो आई वुड से कि टेकिंग प्रेशर इज समथिंग विच एक्चुअली हार्म्स अस, और इसलिए थोड़ा फ्री माइंड से खेलना चाहिए और ट्राई टू टेक एवरीथिंग एज अ पॉजिटिव। काफी सारी नेगेटिव चीजें जो आपके साथ हो रही है ना, वो आप ये बस मान लो कि दैट्स अ टेस्ट गॉड वांट्स टू टेक। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गॉड को पता है कि यू कैन इजीली क्रैक दिस एग्जाम, तो वो आपके टेस्ट आपकी लाइफ में लेता है पर्सनल लेवल पे, क्योंकि ही वांट्स टू टेस्ट कि पर्सनल लेवल पे आप कैलिबर आपके अंदर वो है कि नहीं। ऐसा हो सकता है कि आप एग्जाम क्लियर करने के कैपेबल हो, बट पर्सनल लेवल पे आप कैपेबल नहीं हो चीजों को डील करने के। सो ही वांट्स टू टेस्ट यू, बस। तो ये एक बार टेस्ट कर लिया देन आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जो भी चीजें आप बता रहे थे, कहते हैं ना यूपीएससी इज ऑल्सो गेम ऑफ योर माइंड सेट, सो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग व्हाइल यू टेक द एग्जामिनेशन। और एक तो इतनी लंबी एग्जामिनेशन साइकिल होती है। आपने भी मेंशन किया कि आई वाज बिट रिलीव्ड कि अब अगले एग्जामिनेशन साइकिल में नहीं जाना है। तो आई थिंक वो जो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट, और पैनिक नहीं करना है, बिकॉज दिस इज ऑब्वियस दैट एग्जामिनेशन साइकिल लंबी है, examination lengthy है, but you have chosen this journey for yourself and you have to decide the path, the right path I would say. So now Arpit, coming back to the preparation, आपने पूरी preparation self study से की है। बहुत सारे लोग in the remote areas of India शायद उन्हें लगता है कि वहाँ से preparation अच्छी नहीं हो पाएगी, दिल्ली में रहते तो ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन हो जाती, डिस्पाइट कि आजकल बहुत रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बट ये जो अनसर्टिनिटी और सेल्फ डाउट रहता है। अर्पित, व्हाट वुड यू लाइक टू सजेस्ट टू एवरीबडी हु इज प्रिपेयरिंग फ्रॉम रिमोट एरियाज? सो मेरा जो एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है एस्पिरेंट्स को, जो भी अपने घर पे रह करके और काफ़ी रिमोट एरियाज में बैठे हुए हैं, कि क्या होता है कि हमें काफ़ी बार ऐसा लगता है कि दिल्ली में आकर के काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, बट मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिल्ली से ही दिया है। तो मैं ये बता दूं कि कहीं ना कहीं मैंने दिल्ली में रहते हुए बहुत सारे इश्यूज़ फेस किए हैं, और मेरा जो भी हेल्थ इश्यूज़ थे वो दिल्ली की वजह से ही हुए हैं। तो वहाँ का जो भी खाने पीने का सिस्टम है और जो भी इश्यूज़ हैं वो वहीं की वजह से कहीं ना कहीं आई फेस्ड अ लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज़। जब मैंने सेकंड अटेम्प्ट में डिसाइड किया कि मैं घर से दूंगा, और आफ्टर माई फर्स्ट मेंस 2 दिन बाद आई केम बैक टू माई होम, and after that I studied everything from my home. I gave all my test series from my home, print out निकाल के टेस्ट लिखता था, स्कैन करके भेजता था, सब कुछ मैंने घर से किया है। and I am telling you कि it's doable, and you can see as I am sitting here with this rank, I can assure every person कि घर पे बैठ करके प्रिपरेशन हो सकती है। in fact every resource is available at your tips, बस गूगल करना है and you will get everything. मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो आपको लगता है कि मार्केट में अवेलेबल है और कोचिंग के मटेरियल्स हैं या काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो आप कुरियर करवा सकते हो हर प्लेस पे। अभी इंडिया में हर जगह पे कुरियर फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो द पॉइंट इज कि यू डोंट नीड टू गो टू दिल्ली नाउ टू प्रिपेयर, यू कैन सिट एट योर होम और बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हो, बिकॉज यू विल नॉट बी फेसिंग इमोशनल क्राइसिस बिकॉज यू विल हैव योर पेरेंट्स। सेकेंडली, यू विल नॉट बी फेसिंग फिजिकल क्राइसिस बिकॉज अगेन यू विल हैव योर पेरेंट्स टू लुक आफ्टर यू। एंड इस जर्नी में ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन दिस जर्नी यू नीड सपोर्ट ऑफ पिलर्स, पेरेंट्स, सो दैट यू कैन ऑलवेज बी मोटिवेटेड और कंसिस्टेंटली पढ़ पाओ। दिल्ली में इफ़ यू फेल इल फॉर अ सिंगल टाइम, एक बार अगर बीमार पड़ गए ना, तो वो बीमारी एक्सटेंड होते जाएगी, बिकॉज देयर इज नो वन टू लुक आफ्टर यू, एंड आपके पेरेंट्स अलग वरी कर रहे होंगे घर पे बैठ करके। तो वहाँ पे चीज़ें एस्केलेट हो जाती हैं, बिकॉज पॉजिटिव चीज़ें वहाँ पे देखने को नहीं मिलती हैं। इसलिए इफ़ यू आर एट योर होम एंड यू फील कि यही मेरे लिए अच्छी जगह है बट मुझे दिल्ली जाना चाहिए, तो नहीं, अगर आपको घर पे सही लगता है तो घर पे बैठ के पढ़ो। और ये एग्ज़ाम यार कहीं से भी क्रैक हो जाएगा, ठीक है। ये एग्ज़ाम बहुत ही डेमोक्रेटिक है, ये एग्ज़ाम की डिमांड नहीं है कि आप दिल्ली में बैठ के प्रिपरेशन करो या फिर कोई स्पेसिफिक चीज़ें पढ़ो। इस एग्ज़ाम की डिमांड बस ये है कि आप ब्यूरोक्रेटिक वैल्यूज़ रखो, वो इम्पॉर्टेंट है। So now coming back to the very important thing that you just mentioned is कि this examination demands कि आप democratic values रखें. We'll come to that, but एक comprehensive strategy self study plan की होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए अर्पित आपके हिसाब से? बिकॉज आपने सेल्फ स्टडी से ही एग्जामिनेशन क्रैक किया है, एक डिटेल कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी, बिकॉज रिसोर्सेज पता चल जाते हैं,
they are more or less very available. बट द बेसिक थिंग इज कि कैसे समझे एग्जामिनेशन की डिमांड क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोर ओवर उन क्वेश्चंस को आप टैकल कैसे करना है. तो आई थिंक अगर आप उस पर थोड़ी सी लाइट, इफ यू कैन शेड लाइट ऑन दैट. एक्चुअली ये जो पूरी प्रिपरेशन जर्नी है वो बहुत ही क्लियर है. क्या होता है कि हमने इस प्रिपरेशन जर्नी में बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं. अभी धीरे धीरे हम सीखते रहते हैं, तो हमको अपनी जर्नी में चीज़ें अमेंड करनी रहती हैं जर्नी के थ्रू ही. लेकिन जो हमारा एक होलिस्टिक प्लान है, एक ओवरऑल प्लान है, वो हमको प्रिपरेशन शुरू करने से पहले बनाना होता है. जो कि मैंने अपने जॉब के टाइम पे, जो मैं 2-3 महीने की जॉब कर रहा था, उस टाइम पे ये प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बना रहा था खुद के लिए. तो उस पर बहुत सारे जो भी न्यूमरस टॉपर्स है उसमें से किन्हीं के भी वीडियोस आप देख करके आप अपनी एक स्ट्रैटेजी, एक जो भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बोलते हैं इसे, जो भी मिनिमम मटेरियल्स हैं एक सब्जेक्ट के लिए, कोई भी एक मटेरियल आप चूज कर सकते हो अपने कंफर्ट के हिसाब से. आपको हर टॉपिक के लिए बस एक चीज़ पढ़नी है, उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है. तो आपने सारे मटेरियल चूज कर लेने हैं. उसके बाद एक 1 ईयर प्लान जो डिस्कस करना चाहूँगा मैं, कि 1 ईयर प्लान में फर्स्ट 8 मंथ्स आपको मेंस पर्सपेक्टिव से जीएस पोर्शन के लिए और ऑप्शनल पोर्शन के लिए देने हैं. तो फर्स्ट 5 आवर्स एवरी डे, 5 आवर्स के लिए आप जीएस पोर्शन डील करना है आपको, और 3 आवर्स के लिए आपको ऑप्शनल डील करना है, और 1 आवर डेली फॉर द न्यूज़पेपर. सो 9 आवर्स की स्टडी होगी. आपको अगर न्यूज़पेपर में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो कट इट फ्रॉम द जीएस पोर्शन. आप उसको 5 से 4.5 कर सकते हो, ताकि न्यूज़पेपर को आप 1.5 घंटे ले लो. न्यूज़पेपर के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं होती है, तो इसलिए 1 घंटे 1.5 घंटे में न्यूज़पेपर का जो इशू है, मतलब पूरा न्यूज़पेपर में जो भी इश्यूज आ रहे हैं कवर हो जाते हैं. पढ़ना है बस. करंट अफेयर्स की मैगजीन एटसेट्रा आते रहती हैं, तो वो आपको साथ में पढ़ते रहनी है जीएस पोर्शन के साथ में. अगर आप मंथली पढ़ना चाहते हो तो डेली कोई भी करंट अफेयर सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. करंट अफेयर्स की मैगजीन आप डेली, ये करंट अफेयर्स की मंथली वाली जो भी मैगजीन है वो पढ़ते रहिए. और आपको ऑप्शनल अगर डेली आप 3 आवर्स दे रहे हो 8 मंथ्स के लिए, तो अगर आप ऑप्शनल, साइंस ऑप्शनल नहीं है, मतलब मैथ्स फिजिक्स ऐसा कोई ऑप्शनल नहीं है, तो यू माइट रिवाइज इट ऑल्सो 1 और 2 टाइम्स इस 8 मंथ के ड्यूरेशन में. अगर मैथ्स है तो यू विल नॉट बी एबल टू रिवाइज, एक ही बार कंप्लीट होगा. लास्ट के 4 मंथ्स में प्रीलिम्स पढ़ना है. अगेन उसकी जो भी बुक लिस्ट और स्ट्रेटेजी है वो बहुत ही मतलब अवेलेबल है काफी सारे टॉपर्स की. किसी एक को फॉलो करना है, और सबसे पहले ये देखना है कि वो बंदा आपके बैकग्राउंड से है, आपके मतलब उसने एग्जैक्टली किया क्या है अपनी लाइफ में, और ग्रेजुएशन कैसी रही है, तो सो दैट यू कैन कनेक्ट विद दैट पर्सन. मतलब देयर इज अ चांस कि यू आर फ्रॉम मेडिकल फील्ड एंड समवन इज फ्रॉम आईआईटी एंड ही टुक समथिंग, ही डिड समथिंग, वो हो सकता है आपको सूट ना करे. So you have to see person's background also before following that person's strategy. तो प्रीलिम्स के लिए वही बेसिक बुक्स, अगेन सिर्फ बेसिक बुक्स को रिवाइज करना है पढ़ करके, और मॉक टेस्ट पेपर्स लगा करके वहां से लर्न करना है कि क्या नई चीजें आई हैं जो आपने कवर नहीं की हैं, और आपकी गलतियां क्या हैं, आप क्या गलतियां कर रहे हो इस प्रोसेस में. बहुत ज्यादा चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें क्या होता है कि प्रीलिम्स बहुत रैंडम होते जा रहा है. तो वी हैव न्यूमरस न्यू थिंग्स कमिंग इन पेपर हर साल. तो हम क्या होता है कि एग्रीकल्चर एक साल आया तो अगले साल से एग्रीकल्चर की एक पूरी बुकलेट पढ़ने लगते हैं. फिर किसी साल स्पोर्ट्स आया तो हम सारे स्पोर्ट्स को खंगालने लगते हैं. ये नहीं करना है, बिकॉज यूपीएससी विल ऑलवेज प्ले. 2021 में आया था स्पोर्ट्स. आई हैड दिस बेट कि 2022 में स्पोर्ट्स नहीं आएगा, बट पीपल स्टिल स्टडीड स्पोर्ट्स, नहीं आया वो. तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एग्जाम में बेसिक चीजें करके जानी है, उसके ऊपर जो भी आता है यू हैव टू लीव इट. आइदर यू हैव टू टेक अ गेस और यू हैव टू लीव इट. You don't have to spend your time there. So this is how 1 year plan is there. तो जैसे अर्पित आप बता रहे थे 1 year plan क्या होना चाहिए. I'm coming to the question कि resources पता होते हैं, सिलेबस पता है, बट स्टिल जो डिमांड है एग्जामिनेशन की, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, मोरोवर चीज़ों को कैसे पढ़ना है, अगर उस पर आप बता सकें. इट्स नॉट जस्ट अबाउट रीडिंग द बुक्स, बट एनालिसिस पोर्शन जो है ड्यूरिंग द प्रोसेस यू हैव टू स्ट्रेंथन इट. तो अगर उसको आप थोड़ा सा बता सकें प्रिसाइसली पढ़ना कैसे है. सो आपको कोई भी बुक उठानी है तो बहुत ही सिंपल वे कि फर्स्ट रीडिंग इज फ्रॉम कवर टू कवर ऑफ एनी बुक, क्योंकि यू हैव टू नो कि बुक में एग्जैक्टली क्या क्या चीजें हैं. तो वंस यू हैव ऑलरेडी रेड द बुक, तो यू हैव ऑलरेडी गॉट टू नो कि बुक में क्या क्या चीजें हैं. रफ आइडिया, मतलब यू कैन नॉट लर्न अ बुक इन फर्स्ट रीडिंग. इनफैक्ट 10 चीजें भी नहीं याद होंगी टोटल बुक की फर्स्ट रीडिंग में. लेकिन यू हैव दिस आइडिया कि इस बुक में पार्लियामेंट है, अगर पॉलिटी की बुक है तो इस बुक में पार्लियामेंट है, इस बुक में फेडरलिज्म, ये चीजें हैं. नाउ जस्ट गो टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स वंस यू रेफर, तो यू विल अंडरस्टैंड कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं. फिर यू हैव टू लाइक अंडरस्टैंड कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं.
तो वंस यू हैव डन दिस, अगेन गो बैक टू द सेम बुक, start reading it for the second time and mark, highlight based on your understanding of previous year questions. highlight वही करना है जो आपको previous year question में देखने को मिला है, जिस पैटर्न की चीजें, क्योंकि in first reading if you start highlighting तो सब कुछ highlight कर दोगे, पूरी किताब ही. So that's how you have to understand कि पेपर में क्या पूछ रहे हैं. Once you have highlighted, then you have to revise and solve previous year questions या फिर sectional test papers जो भी solve करना चाहते हो, to test yourself कि जो भी चीजें आपने highlight की वो आपको कितनी याद हुई हैं. उससे क्या होता है कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपके प्रिपरेशन लेवल एक बुक में 50-60%, अगर आपने 60% क्वेश्चन एक टेस्ट के सही कर दिए, दैट मींस कि मोर और लेस आपकी जो उस पेपर की प्रिपरेशन है वो 55 to 65% के बीच में हो गई है. तो ये आपको आइडिया लगते रहना चाहिए कि किस सब्जेक्ट की कितनी प्रिपरेशन है. एक बार ये पता चल गया, उसके बाद आप अगले सब्जेक्ट पे मूव करो. इसी तरह सब प्रोसेस हर सब्जेक्ट में फॉलो करना है. और वी हैव टू कीप ऑन रिवाइजिंग थिंग्स. तो वो एक ही बेसिक मटेरियल है, तो यू विल स्टडी एंड देन यू विल थिंक कि यार यहाँ बहुत सारी चीजें कवर्ड नहीं है तो दूसरा मटेरियल ले लें. तो नहीं, वो नहीं करना है. जो वहां पे दिया है वही रिवाइज करना है. देयर इज अ चांस कि आपको मॉक टेस्ट पेपर में नई चीजें देखने को मिले. जो नया दिख रहा है वो बस नोट कर लो एक कॉपी में. आपको ऐसा नहीं कि उस नई चीज को किसी बुक लिस्ट में ऐसे अलग से जाकर के ढूंढना है, फिर ऐड करना है, वो नई बुक पढ़नी है, नहीं करना है ये सब. तो बस बुक को उसी को फिर दोबारा रिवाइज करना है कभी 2-3 महीने बाद. यही प्रोसेस फॉलो करते रहना है. सो ये प्रीलिम्स और मेंस और मोरओवर जैसे हम कह रहे थे कि पढ़ना कैसे चीज़ों को, अप्रोच कैसे होनी चाहिए, उसकी बात तो हमने की. यू हैड अ ग्रेट पर्सनालिटी टेस्ट. कैसा एक्सपीरियंस था? कैसे क्वेश्चंस पूछे गए? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूं कि इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करने का टाइम मिला नहीं, क्योंकि मेरा जब मेंस का रिजल्ट आया तो उसके बाद आई थॉट कि अब प्रिपरेशन मैं करूँगा. बट मेरा यूपी पीसीएस का भी मेंस था, तो वो रिजल्ट आने के लगभग 5-6 दिन बाद से शुरू होना था. तो आई एक्चुअली गॉट इंगेज्ड इन दैट. तो मैं वो दे करके जब वापस आया तो इंटरव्यू शुरू होने में 7-8 दिन बचे थे टोटल. तो इंटरव्यू प्रोसेस 5 अप्रैल को शुरू हो रहा था, और ये जो पीसीएस का मेंस था वो 27 मार्च को खत्म हुआ. तो 7-8 दिन थे, लेकिन मेरा इंटरव्यू मई में था. तो आई हैड दिस एडवांटेज कि मैं 1-1.5 महीना प्रिपेयर कर लूंगा. तो आई सिंपली पिक्ड अप माई डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म. जो भी चीज़ें वहाँ पे लिखी थी, IIT रुड़की या फिर स्कूल में, मेरा स्कूल गोरखपुर में कहाँ है, गोरखपुर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, और कॉलेज से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, ये बेसिक चीज़ें पढ़ ली. इसके अलावा जो भी करंट में इशूज़ चल रहे थे उन पे एक ओपिनियन, कि वैसे मेरे हर चीज़ों पे जनरली ओपिनियन ऑलरेडी रहते हैं, तो आई हैड टू रिफाइन देम कि ओपिनियन जो है बस रिफाइंड वे में रहे. ऐसा नहीं था कि मुझे ओपिनियन बनाना था. तो ये चीज़ें बस की. और आई वॉज वेरी चिल अबाउट इंटरव्यू. आफ्टर 2-3 मॉक्स देने के बाद मुझे ये समझ में आ गया कि द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी आई हैव टू बी काम. और जो भी चीज़ें पूछी जा रही हैं उसको अगर बताना है तो बताना है, अदरवाइज नो सर बोल के आगे बढ़ना है. क्योंकि द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी आई हैव, इफ आई आंसर 10 में से 5 क्वेश्चंस भी सही कर देता हूँ आंसर, तो द पर्सन विल गिव मी मार्क्स. ये मैं समझ गया था मॉक टेस्ट में, क्योंकि दे यूज्ड टू रेगुलरली गिव मी रिव्यूज. तो मैंने काफ़ी सारे मॉक्स भी दिए थे, 1-on-1 मॉक्स भी दिए थे कुछ टीचर्स के पास, तो उन्होंने ये रिव्यू दे दिया था मुझे. इंटरव्यू एक्सपीरियंस वॉज ग्रेट, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए मुझसे जो कहीं ना कहीं जिनके बारे में मुझे आइडिया था. 1-2 क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए जिनके बारे में आइडिया नहीं था. तो आई डायरेक्टली सेड दैट आई डोंट नो मैम, एंड वो चीज़ें मैंने बिल्कुल ही बता दी मैम को. तो इंटरव्यू में ही कहीं ना कहीं आई ऑल्सो गॉट टू नो दैट मैम इज अ बिट इम्प्रेस्ड विद मी, बिकॉज देयर वाज अ क्वेश्चन आस्क्ड बाय वन ऑफ द मेंबर्स एंड ही वाज ट्राइंग टू ग्रिल मी. तो मैम इंटरप्टेड एंड सेड कि सिंस आई हैव अंडरस्टूड, डोंट आस्क क्वेश्चन रिपीटेडली. वही सेम चीज मत पूछो, बिकॉज मुझे समझ में आ गया है. तो इट्स अ पॉजिटिव साइन. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या चीजें पॉजिटिव वहां पे हो रही हैं. ऑल्दो मेरा पहला इंप्रेशन जो मैम पे पड़ा था वो बहुत अच्छा नहीं था, बिकॉज when I entered the room, I did not say good afternoon because I was jolly, I was a bit casual कहीं ना कहीं इंटरव्यू के लिए. तो मैम ने बोला good afternoon अर्पित. Then I realized I have to say good afternoon. Then I said sorry ma'am and then I said good afternoon. तो पहला ही इंप्रेशन बहुत अच्छा नहीं पड़ा था. But that does not ruin your interview. जैसे मैम ने मुझे मार्क्स दिए, मुझे नहीं लगता कि उनको इस चीज से फर्क भी पड़ा है. तो पॉइंट ये कि कभी भी अपने आप को जज नहीं करना है इंटरव्यू में कि यू आर नॉट डूइंग वेल तो आप डिफेंसिव हो जाओ इंटरव्यू में. डोंट बी डिफेंसिव. प्ले ऑन ओपन फील्ड, यू हैव गॉट दिस चांस. पहली बात तो अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए. तो दैट इज व्हाट आई डिस्प्लेड देयर. एंड क्वेश्चन रिगार्डिंग गोरखपुर वाज आस्क्ड कि हेल्थ इश्यूज के बारे में, एंड आई टोल्ड देम क्लियरली कि क्या भी चीजें हैं यहाँ पे, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउ इट इज बीइंग डील. तो इस तरह का आइडिया होना चाहिए, और जहाँ पे आइडिया नहीं है वहाँ पे नो मैम बोल के निकल लेना है.
सो इंटरव्यू में हमेशा जैसे आप कुछ क्वेश्चंस हमारे साथ शेयर करें, कुछ सिचुएशनल टाइप क्वेश्चंस भी आपसे पूछे गए थे? यस, एक्चुअली दो ऐसे क्वेश्चंस थे जो बहुत ही मुझे लगता है अच्छे क्वेश्चंस रहे हैं इंटरव्यू के। तो एक क्वेश्चन आई वुड से कि ये सिचुएशनल क्वेश्चन नहीं था, बट इट वाज अ बिट इल फ्रेम्ड, या कह सकते हो डिफिकल्ट क्वेश्चंस में से था। कि उन्होंने पूछा कि यू डिड मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स ऑफ दिस कंट्री and you might have been amongst the topper because you have a great CGPA. So I nodded. I thought this might be the question, but this was not. Then he said, okay, Arpit. Then you did not take any humanities optional as your optional. So I again nodded. Then he said कि अच्छा, it's okay again. You took the most difficult considered optional, mathematics. I said yes sir. I thought this might be the question. So again I was thinking कि अब मैं इसको कैसे आंसर करूँगा कि मैथ्स मैं क्यों लिया है. But the question was also not this. The question was, do you love to play with challenges? Okay. So that's how patient you should have. You should be. मतलब patiently wait करना है कि exactly question क्या पूछ रहे हैं. अगर if we are prepared, ऐसे mock level का preparation रहता है, तो हम question expect कर रहे होते कि maths क्यों लिया ये पूछेंगे, क्योंकि mocks में यही पूछते हैं. But he was actually trying to trap me. 3 बार उन्होंने पूछा, 3 बार I nodded. And तीनों बार he did not ask any question, and the question was, do you love to play with challenges? So I answered it very smartly. उस point of time पे when he did not ask any cross question, I thought कि satisfied, and he started laughing a bit, seeing the ma'am. So ma'am did not react, but I understood कि he is convinced. Another question situational based was asked. That was the last question. Actually ma'am wanted कि interview खत्म करो, and हो गया. I got what I wanted to understand about him. But he said कि मैम एक क्वेश्चन और पूछना है. तो लास्ट क्वेश्चन वाज कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जो पोस्ट होती है अभी, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट इन अ डिस्ट्रिक्ट. लेट्स से देयर इज अ डिस्ट्रिक्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट. डिस्ट्रिक्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट मतलब जैसे स्टेट में गवर्नमेंट है, सेंटर में गवर्नमेंट है, वैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक गवर्नमेंट आ जाती है. और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहीं ना कहीं उनके सबऑर्डिनेट तो नहीं होगा, बट पैरेलली एक अथॉरिटी आ जाएगी. तो हाउ विल यू हैंडल दैट सिचुएशन as a district magistrate? So again I answered it pretty simple, saying that ma'am, since they are people's representative, their all the issues would be taken into account, and people sitting either at district level or at state level or at central level, everyone is the people's representative, because the same person is voting at every level. So we'll have to take their concerns also, but the method of implementing the scheme is mine, and that should be mine. So obviously I'll use my discretion in implementing all the policies. So that was the last question which was asked to me, and then I left the room. So these two questions were something I think that must have been a deciding factor. अर्पित, आप जैसे पहले क्वेश्चन अपने जैसे बताए कि he was trying to trap you, but पेशेंट रहना बहुत जरूरी है पूरे प्रोसेस में. सो व्हाट वाज योर आंसर टू दैट क्वेश्चन? I answered again very smartly. I said कि sir, I love to play with challenges, but taking mathematics is not one of them. Okay. So this was my answer to them, and then he actually skipped the question because he knew that the answer may not be long, but it's sufficient, because the question is to play with challenges. I told, because I knew that he might connect it to the mathematics part, so I said this. So presence of mind और confident उस समय बहुत ही जरूरी है. I think this combination plays, and that marks actually reflects in the final answer mark list that comes. Yes, actually. So Arpit, we've discussed about prelims, mains and interview. हम सेशन के एंड में हैं. कुछ final tips, suggestion. You have been a follower of MS Dhoni throughout. Many people might be idealizing your journey now. तो कुछ final tips, suggestion. Personally, I would say कि see, I have been following cricket for long. मेरी hobby भी है. तो विराट कोहली is actually my favorite player, not MS Dhoni, but MS Dhoni inspires me in life. तो I would say कि attitude should be of the kind of Virat Kohli of 2016. He was at his peak. The attitude was always aggressive, because he knew वो defensive नहीं खेल सकता at that point of time, because he was at the top. So at times you are at the bottom of your life. Currently he is going through a bottom phase. उस point of time पे demotivate नहीं होना है. Probably he would handle it out कहीं ना कहीं. बट मेरा सजेशन ये है कि जो मैंने फेस किया है डाउन वाला फेज, उसमें मैंने सिर्फ अपने सेल्फ डाउट्स को खुद आंसर करने की कोशिश की है. कभी भी डोंट गेट वैलिडेशंस फ्रॉम अदर्स.
और मेरा एक फाइनल मैसेज है टू एवरीवन हु इज वाचिंग, रादर इट बी एस्पिरेंट और एनीवन, प्लीज़ आप सभी क्योंकि जब आप इस प्रिपरेशन जर्नी में बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, बहुत सारी चीज़ें आप लर्न करते हो, बहुत सारे इनिशिएटिव, स्कीम्स, दुनिया भर की चीज़ें आपको पता चलती हैं, आपके अराउंड जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को नहीं जानते हैं। मेरी एक पर्सनल मैसेज है आप सभी को, रादर इट बी एस्पिरेंट और एनीवन एल्स हु इज वाचिंग दिस वीडियो, कि प्लीज़ आप सभी अपने आसपास में जो भी लोग हैं, क्योंकि हम सभी बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, बहुत सारे स्कीम्स, इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट के हमको मालूम होते हैं, तो हमारी एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, एज एन एस्पिरेंट जिसको ये अच्छी चीज़ें मालूम है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें लोगों को अवेयर बनाएं, लोगों को बताएं कि अच्छी चीज़ें हो रही हैं और उनकी इसमें पार्टिसिपेशन सीख करें। फॉर एग्जाम्पल स्वच्छ भारत अभियान इज गोइंग ऑन, फॉर एग्जाम्पल जल शक्ति अभियान वॉज गोइंग ऑन 2 years बैक। तो इन सब पॉजिटिव चीज़ों में हमारा पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, बिकॉज गवर्नमेंट अपने लेवल पे चीज़ें नहीं कर सकती है, इसलिए अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम जो चीज़ें इंडिया से सीख करते हैं, हम जो चीज़ें इस देश में अच्छा चाहते हैं, उसके हम भागीदार बने और हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। इसलिए अवेयरनेस ज़रूरी है, लोगों को पता होना ज़रूरी है। तो एज एन एस्पिरेंट, या आप अगर एस्पिरेंट नहीं भी और आपको इन चीज़ों की नॉलेज है, तो कहीं ना कहीं एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मेरी आप सभी से विनती है कि प्लीज़ ये चीज़ करिए। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड थैंक यू टू द टीम फॉर टेकिंग दिस इंटरव्यू, एंड इट वॉज अ लवली एक्सपीरियंस। Thank you so much, Arpit, for joining us in this interview section. Ending this session with a very, very positive note कि आप अपने आसपास awareness फैलाइए. And Arpit, we call bureaucrats as change maker. I think the very strong message that you have right now communicated to the audience, you're already in the line of making a change. So congratulations and wishing you good health, good luck from the entire team. Thank you, Study IQ team, and it was an honor to be here. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।